Hello friends, today we will discuss about vector space and its properties. Also we will talk about how to solve the question on subspaces. Okay, so let's start our topic. So let's start our topic vector space and its properties. Vector space and properties. So our first question is, what is vector space? So if you don't know what is vector space, then let me tell you in very easy and short way what is vector space. Let's see vector space. Let us consider a non-empty set V. Let V is non-empty set with two binary operation defined on इट. ठीक है, वी हमने क्या ले लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट है. नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट. और जो हमारा वेक्टर स्पेस भी होता है किसके ऊपर डिफाइंड होता है, फील्ड के ऊपर. तो कहता है कि वी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड हम कंसीडर कर लेते हैं एफ हमारी एक फील्ड भी. ठीक है, वी इज नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट एंड लेट एफ इज फील्ड ठीक है. तो अगर हमारे पास जो ये होता है सेट v प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है. कब बनाएगा, सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्रॉपर्टी, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. पहली बात तो हमारे पास होना चाहिए कि जो सेट होना चाहिए वो एडिशन ऑपरेशन से क्या बनाना चाहिए, v प्लस इज एबेलियन. ठीक है, v प्लस होना चाहिए एबेलियन. हमने एबेलियन ग्रुप पढ़ा था, वही प्रॉपर्टी इसमें लगेंगे. अब देखो एबेलियन की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर है ना, क्लोजर अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन ऑपरेशन के अंदर क्लोज होना चाहिए. मतलब कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं इस वेक्टर v से, मान लेते हैं कि हमें कोई दो एलिमेंट लिए x एंड y बिलोंग्स टू v, देन दिस इम्प्लाइज कि हमारा x प्लस वाई भी कहाँ से मिलना चाहिए, v से मिलना चाहिए. देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से x और y दो एलिमेंट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस v के अंदर से, कोई दो वेक्टर्स हैं और ये v के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास x प्लस वाई भी किसमें मिलना चाहिए, v के अंदर. अब देखो, ये हो गई क्लोजर. अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये किसके बराबर होना चाहिए, उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड. मतलब कि जो हमारे पास एडिशन होना चाहिए ना, वो एसोसिएटिव होना चाहिए. मतलब एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स के इधर उधर कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत ना हो. ठीक, तो क्लोजर एसोसिएटिविटी हो गई. और थर्ड आती है सी प्रॉपर्टी हमारी, देखो क्या हो जाती है, आइडेंटिटी, जिसके एक्चुअल में हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. अभी बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जीरो हमारी जो होती है हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी बनती है. मतलब इसके अंदर जीरो बिलोंग करना चाहिए. तो कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, है ना, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट. वेक्टर स्पेस कंटेन्स आइडेंटिटी. ठीक है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, जैसे कि मान लो हमने एलिमेंट x लिया, तो अगर हम x में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा. ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में अगर एडिटिव की बात करें तो उसमें जोड़ने पे वही एलिमेंट आ जाना चाहिए. तो कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी वेक्टर स्पेस कंटेन्स आइडेंटिटी 0, है ना.
आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो सच दैट x प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स। फिर क्या आता है, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन्वर्स मिलना चाहिए इसके पास। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कहता है कि देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हमारे पास जो सिंबल है फॉर ऑल का है, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एडिटिव इन्वर्स। देखो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो एक्स है एलिमेंट हमने लिया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स ऐसा एलिमेंट होगा जिसको इसके साथ जोड़ने पर क्या आ जाए, इसके साथ अगर हम उस एलिमेंट को जोड़े तो हमारे पास आनी चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, सीधी सी बात है, इसके साथ हम माइनस एक्स को जोड़ रहे हैं। देखो मतलब ये बोला कि हमने कहा हमारे पास एक्स हमारे पास एलिमेंट था, ठीक। अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की, तो हम इसके साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दें कि हमारे पास जीरो आ जाए। तो एक्स प्लस और माइनस एक्स ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बनेगा, कौन सा, माइनस एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और जो हमारे पास लास्ट में आती है एबेलियन प्रॉपर्टी, लास्ट में क्या आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, एबेलियन ग्रुप बनाना है ना, तो ये चार प्रॉपर्टी तो हो गई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद इसको हमें क्योंकि एबेलियन प्रॉपर्टी लास्ट में लानी है तो हम इसको क्या बनाते हैं, कॉम्यूटेटिविटी, इसके अंदर कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एबेलियन प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं, एबेलियन प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, एडिशन के अंदर इसको कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट x और y लेते हैं b के अंदर, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, y प्लस एक्स होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू b के अंदर। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है, बी प्लस को एबेलियन होना चाहिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोलते हैं, देखो ये हमारी सिंपल से तुम्हें याद रखना है कि बी प्लस एबेलियन होगा, इसके अंदर ही याद रख लेना। तो पहली कंडीशन थी बी प्लस एबेलियन होना चाहिए, दूसरा क्या है, जो वी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो क्या बनाना चाहिए, सेमी ग्रुप, वी मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी दो प्रॉपर्टी आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन सी दो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक। तो हमें क्या पता होना चाहिए, देखो ए बी मल्टीप्लिकेशन है ना इस, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करोगे कि अगर हमने बोला x और y दो एलिमेंट हम b के अंदर से दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, x y ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास फील्ड भी है ना, तो हम इससे ये लेते हैं कि अगर हमें क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए x बिलोंग्स टू बी एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू f। थोड़ा सा ये हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी ले ली थी एक्चुअल में, लेकिन हमें क्या करना है कि v मल्टीप्लिकेशन को हमें क्या बनाना है, v मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वी मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। इसके अंदर क्लोजर, तो क्लोजर देखो मैं चेक कैसे करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, एक एलिमेंट लेते हैं x जो कि वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करे, और दूसरा एलिमेंट लेते हैं अल्फा जो कि फील्ड का एलिमेंट, तो तब हमारे पास क्या आना चाहिए, जो अल्फा f आना चाहिए वो भी बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर का, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू बी और अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है, ये स्केलर है, और ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक। अब देखो बी प्रॉपर्टी हम लेते हैं, क्लोजर के बाद आते हैं कौन सी, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है,
कि अगर हमने दो स्केलर्स ले लिए अल्फा और बीटा जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं मेरे पास, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या हैं, दो स्केलर जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, अल्फा बीटा इंटू एक्स इजिकल टू क्या होना चाहिए, अल्फा बाहर कर दो और बीटा एक्स हो जाए, इस तरह से इसको लिखा जा सके, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। Now we need our third property, which is distributive law. Okay, so we need to check if it holds distributive law. Distributive law for make sure to check this vector space, यानी कि अगर हमें इसको वेक्टर स्पेस चेक करना है तो ये सब प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या हो गई थी, बी प्लस को एबिलियन होना चाहिए, फिर बी मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, हमने इसको देखो डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको प्रॉपर्टी पता चल सके। अब थर्ड में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का, मतलब सिंपल सा है कि अगर हम कोई स्केलर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, अगर हम कोई स्केलर लेते हैं तो उसको वेक्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ये हमारे पास एक्स और वाई वेक्टर्स है, अल्फा स्केलर है तो क्या आना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई आना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि दो स्केलर इस तरह लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लेते हैं, तो अब इन जो ये वेक्टर है उसको क्या होना चाहिए, इन स्केलर्स के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि ऐसा हो जाना चाहिए कि अल्फा एक्स हो जाना चाहिए और प्लस बीटा एक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि ये दोनों स्केलर होते हैं हमारे। अब हमारे पास जो इसकी लास्ट की प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको बोल सकते हैं, वो कौन सी आती है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि हमारे पास देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है ना यहाँ पे वेक्टर एडिशन के अंदर, वैसे ही हमारे पास मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, हमेशा 1 होता है, तो 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, वेयर 1 इज यूनिट एलिमेंट इन द फील्ड, वेयर 1 क्या होता है, 1 इज यूनिट एलिमेंट इन द फील्ड एफ। इन फील्ड एफ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास देखो क्या हुआ कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो इसको देखो यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी 1 हो, हम इसको इस तरह भी दे सकते थे ई डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कि सपोज़ करो कि हमारे पास जो वेक्टर है वो कुछ भी दिया हुआ है और उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं ये 1 ही हो, 1 की जगह और कोई भी आ सकता है यहाँ पर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट एलिमेंट इन द फील्ड, ओके, सो फील्ड व्हाट कैन बी फील्ड, देखो फील्ड हमारी क्या क्या हो सकती है, जैसे कि फील्ड हमारी हो सकती है यहाँ पे मान लो कि हमारे पास हो सकती है रियल नंबर की फील्ड, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होगी या फिर रैशनल नंबर की फील्ड होगी। तो इनके अंदर तुम सोच सकते हो कि यूनिट एलिमेंट क्या क्या बन सकते हैं। देखो रियल नंबर के अंदर देखोगे तो 1 ही होता है यूनिट एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको कैसे दिखा सकता है 1 + 0 i के फॉर्म में, और अगर रैशनल नंबर की बात करोगे तो 1/1 के फॉर्म में। तो एक्चुअल में हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर से देख ली। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें वेक्टर स्पेस को क्विकली चेक करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हमें ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक तो चेक वेक्टर स्पेस। अब इतनी प्रॉपर्टी तो हम चेक कराएंगे नहीं क्योंकि इतना समय लेंगे तो फिर हो गया पेपर में, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक टू चेक वेक्टर स्पेस, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 बिलोंग्स टू वी, है ना, तो 0 एलिमेंट होना जो बिलोंग करना चाहिए वी के अंदर। जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हम एक्स और वाई 2 एलिमेंट ले रहे हैं,
एक्स और वाई बिलोंग्स टू बी है, देन एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कौन सी है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हम बोले कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड है और एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा एक्स जो होना चाहिए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अगर हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल टाइप, तो उसमें तो इजीली हम चेक कर सकते हैं कि अगर तीन प्रॉपर्टी हो जाती हैं तो वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। देन इम्प्लाइज वेक्टर स्पेस। ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑन वेक्टर स्पेस। फर्स्ट एग्जांपल देखो, हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक वेक्टर स्पेस का एग्जांपल, v इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो, इससे पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वेक्टर स्पेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं, देखो नोट कर लो, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो कि अगर हमने वेक्टर स्पेस भी, देखो पहली बात तो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस भी होता है उसको हम फील्ड एफ के ऊपर से लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ। इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस बी, वेक्टर स्पेस बी ओवर फील्ड एफ, ठीक है। तो हमारी एफ फील्ड है और वेक्टर स्पेस वी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमें ऐसे कहेगा वी एफ इज रियल वेक्टर स्पेस, ये कैसा हो जाएगा, एक रियल वेक्टर स्पेस बनेगा अगर हमारी फील्ड क्या हो, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए आर, यानी कि फील्ड हमारी क्या हो, रियल नंबर की हो। वेक्टर स्पेस जो होगा एफ, वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब इफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर एफ इजिकल टू सी हो जाए, और इसी तरीके से रेशनल हो जाएगा अगर एफ इजिकल टू क्यू हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वेक्टर स्पेस के अगर तुम एग्जांपल की बात करोगे तो क्या हो जाएंगे, v इजिकल टू आर स्क्वायर, ठीक है। v इजिकल टू आर स्क्वायर है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x, y बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स एंड वाई दोनों ही कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ये किसका पार्ट है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो क्या यूक्लिडियन स्पेस है। हमारे पास जो आता है यूक्लिडियन स्पेस, पता है क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आर एन से, मतलब कि सेट ऑफ ऑल। अगर एन टपल्स ले लें यहाँ पे, अभी हमने क्या लिया, एक्स और वाई दो टपल लिए, एक्स वाई प्लेन है, अगर हम एन टपल्स ले लें तो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस बनेगा, है ना। तो देखो अगर हम आर एन की बात करें तो ये इस तरह से होता है x1, x2, x3 तो सो ऑन xn सच दैट ऑल xi बिलोंग्स टू आर। क्या है इस वेक्टर स्पेस। अब हम अगर ये देखें कि आखिर ये वेक्टर स्पेस क्यों बना रहा है, तो देखो पहली बात तो क्या होगा, इसके अंदर अगर हम हर जगह 0 0 एलिमेंट रख दें यहाँ पे, तो 0 0 0 जो पूरा हो जाएगा वो क्या करेगा, जीरो वेक्टर कहलाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर देखो मिली हमें कि 0 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब क्या होता है कि अगर हम सम कराते हैं, भाई अगर देखो तुम आर एन वेक्टर हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है यूक्लिडियन स्पेस है ना, तो हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर हम सम कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि देखो अगर हम यहाँ से ये देखें कि मान लो हमारे पास हमने आर एन के अंदर आर एन को हम R4 ले लें, तो R4 के हमने दो वेक्टर लिए, एक ले लिया 1 0 1 0, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर ले लिया आर एन के अंदर से R4 के अंदर का 2 0 1 3। तो जब इन दोनों का सम करोगे तुम क्या आएगा, देखो 1 + 2 आ जाएगा 3 0 2 एंड 3, दिस स्टिल बिलोंग्स टू R4, है ना। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन मिला। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, क्लोजर अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब क्या हो कि अगर हम कोई भी अल्फ़ा लेते हैं बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड मान लो हम ले रहे हैं आर एन आर, है ना, कि अगर हमारे पास आर एन आर चल रही होती है या फिर जो भी फील्ड है, फील्ड के अंदर हम कोई भी स्केलर लेते हैं, अब फील्ड हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हमने ले लिया अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने मान लो कि हमने ले लिया कि अल्फ़ा हमारे पास फील्ड से बिलोंग कर रहा है और वेक्टर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू भी ले लिया, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ा एक्स जो होना चाहिए वो भी बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर से, वेक्टर वी के अंदर से बिलोंग करना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो अल्फ़ा तो हमारी फील्ड है, मान लो हम रियल नंबर के फील्ड ले लेते हैं यहाँ से, है ना, अल्फ़ा अगर हमारी फील्ड रियल, ये जो हमारी फील्ड है एफ, वो अगर हमारी रियल नंबर से हो तो अल्फ़ा हम क्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर 2 ले लिया मान लो, ठीक है, और एक्स हम क्या ले लेते हैं, इन्हीं में से वेक्टर आर 4 ले लेते हैं, तो आर 4 के अंदर से जो हमारे पास एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स कोई वेक्टर हमारे पास है 1 0 1 0 टाइप का है। तो अब जब तुम अल्फ़ा एक्स करोगे तो क्या वो वी के अंदर आएगा, देखो अल्फ़ा एक्स करोगे तो कितना आएगा, 2 0 2 0 आएगा, ये भी एक्चुअल कहाँ बिलोंग कर रहा है, वी के अंदर। तो इसका मतलब जो आर एन है क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसीलिए हमने बोला कि आर एन जो हमारा होगा वेक्टर स्पेस होगा, यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। अब इसी की तरीके से तुम लोग बाकी भी क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना। अब हम क्या करेंगे, तो सेकेंड हम क्या ले सकते हैं, देखो अब हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। अगर हम एक सेट बनाए पूरा पॉलिनोमियल का और उनके पास क्या हो, रियल कोफिशिएंट हो, तो हम क्या बना सकते हो, वेक्टर स्पेस बने, जैसे कि हमने पी ले लिया, पी इज इक्वल टू, हमने कहा कि वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम पॉलिनोमियल फंक्शन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से, है ना, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए नोड प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ क्या आ जाएगा ए एन एक्स की पावर है। इस तरह से बहुत मतलब हायर डिग्री चल रही है, तो हमने सभी पॉलिनोमियल लिए तो उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, सच दैट, है ना, एंड और जितने भी कोफिशिएंट है ए आई वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर से। ये क्या है, ए वेक्टर स्पेस, है ना, क्यों है, देखो पहली बात तो इसके अंदर क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो, है ना, बिलोंग्स टू वेयर ज़ीरो क्या है, इज ज़ीरो पॉलिनोमियल। दूसरी बात क्या लेते हैं, देखो अगर हम कोई भी दो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, हमने क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस के अंदर से कोई भी दो पॉलिनोमियल है उनको ऐड किया तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। तो क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का हो गया एग्जांपल। इसी तरह से हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, ठीक है, रियल एंट्रीज। हम क्या ले रहे हैं, एक सेट लेते हैं ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस का विद रियल एंट्रीज, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m, है ना, और यहाँ पे m क्रॉस n की m क्रॉस n इंटू r, ठीक है। यहाँ पे इसके लिखते हैं हमने लिख दिया, मान लो सेट ऑफ ऑल लिखना है तो एंट्रीज, हमारे पास मैट्रिक्स किस टाइप की है, देखो ए आई जे, है ना, ए आई जे इस टाइप की एंट्रीज मिलेंगी, बिलोंग्स टू m क्रॉस n, अरे एक सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा m क्रॉस n के हमारे पास मैट्रिक्स हैं, सच दैट कि जो हमारे पास एंट्रीज है ए आई जे बिलोंग्स टू r, ये भी हमारे पास क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर हम m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो हमने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली,
और वो हमने पूरे जीरो मैट्रिक्स ले लिए, तो जीरो बिलोंग टू आर करेंगे। यानी कि हमारे पास फर्स्ट क्या केस होगा कि जीरो जो होता है बिलोंग करता है किसके अंदर, जीरो बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, मतलब जीरो बिलोंग्स टू एम, इसको शॉर्ट में एम आर लिख दें, अरे एम क्रॉस एन आर, ठीक, जीरो बिलोंग टू एम क्रॉस एन आर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। अगर हम दो मैट्रिक्स को लेते हैं एम क्रॉस एन की और उनको हम क्या कराते हैं, उनका एडिशन कराते हैं तो वो भी क्लोज होगा, क्लोज अंडर एडिशन। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी वो मैट्रिक्स हमारी एम क्रॉस एन ही की रहेगी। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमें क्लोजर अंडर एडिशन की बात करते हैं, तो अगर हमने सपोज करो कि मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स, इजी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 की हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, एक होगी 1 0 2 3, ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली, ये किसके अंदर बिलोंग करेगी, एम 2 क्रॉस 2 आर के अंदर बिलोंग करेगी क्योंकि एंट्रीज हमारी रियल है। फिर हमने दूसरी एक मैट्रिक्स ले ली 3 -1 2 4, इनका सम करो कितना आएगा, 4 -1 4 7, तो ये भी तो एक्चुअली बिलोंग करेगी किसके अंदर, एम आर के अंदर ही बिलोंग करेगी, मतलब एम एन क्रॉस एन के आर के अंदर। इसी तरह से अगर हम क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, मतलब कि हम कोई स्केलर लेते हैं एक फील्ड के अंदर से, हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हम फील्ड के अंदर से स्केलर ले रहे हैं, मतलब हमारा जो स्केलर है वो आर के अंदर से आएगा, ना कि हमें आर के अंदर कोई मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। तो हमने कोई स्केलर ले लिया, मान लो अल्फा = 5 ले लिया, और हमारी मैट्रिक्स यही वाली ले लेता है ना, और जो हमारी मैट्रिक्स है ए आई जे, सपोज करो ए हमारी मैट्रिक्स थी, सपोज करो हमारी मैट्रिक्स ये है 1 0 2 एंड 3, तो अब हमारा जो अल्फ़ा इंटू जो मैट्रिक्स आ रही है ये हमारे एक तरीके से वेक्टर है ना, एक तरीके से इस फील्ड के अंदर का, मतलब कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसी के अंदर से हमने मैट्रिक्स ली है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या आता है, तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 1 0 2 एंड 3, ये आ जाएगा 5 0 10 एंड 15, ये भी बिलोंग करेगा उसके अंदर। तो हमने देखा कि सेट ऑफ मैट्रिक्स भी क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन आर इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो शॉर्ट में दो एग्जांपल लेते हो, तुम लोग बताओगे कि ये बनेगा कि नहीं वेक्टर स्पेस। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल ले लिया, मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा हमारे पास एक V1 वेक्टर स्पेस है सच दैट ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और ये क्या करता है एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर है सच दैट एक्स प्लस वाई = 0। क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? और एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, V2 = एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स प्लस वाई = 1। क्या ये वेक्टर स्पेस है? ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, V3 = एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। = 0। क्या ये वेक्टर स्पेस है? ठीक है। अब देखो इसको कैसे चेक करोगे। सबसे पहला काम हमने क्या बताया कि हमें चेक करना है क्या इसके अंदर 0 बिलोंग करता है। तो देखो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से मान लो हमने 0 0 ले लिया तो 0 + 0 बिलोंग्स टू 0, यानी कि 0 बिलोंग्स टू V1। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो इजीली चेक कर सकते हो कि अगर हम इस तरीके से कोई दो एलिमेंट ले लें कि मान लेते हैं हमने ले लिया x1 y1 और x2 y2, हमने पेयर ले लिए इसके अंदर से x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 लोगे तो हमारे पास क्या आएगा x1 + y1 = 0 और x2 y2 जब लोगे तो क्या आएगा x2 + y2 = 0। अब हमें क्या कराना है, हमको इनका सम कराना है, मतलब कि क्लोजर अंडर एडिशन देखना। तो हम क्या करेंगे x1 + x2 और प्लस y1 + y2, स्टिल ये 0 के बराबर आएगा, यानी कि बिलोंग कर रहा है ये इसके अंदर V1 के अंदर। इसी तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक स्केलर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया लेट
अल्फ़ा बिलोंग्स टू, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने ले लिया कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ले लिया 2, और x हमारा क्या ले लिया, x1 y1 हमने यही ले लिया, और x1 y1 बिलोंग्स टू भी ले लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x1 प्लस y1। हम ये चाहते हैं कि 2 ऑफ x1 प्लस y1 किसके अंदर आए, v1 के अंदर। तो सीधी सी बात है, x1 प्लस y1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 बिलोंग्स टू, यानी कि 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 विच अगेन बिलोंग्स टू v1, है ना। तो v1 क्या हो गया, यस, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम चलो चेक करते हैं सेकंड वाले को, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसको, अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो इसमें पहली बात तो हम क्या करेंगे, हम जीरो बिलोंग कराना चाहते हैं वी के अंदर, तो क्या जीरो बिलोंग करेगा। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे लो कि जिनका सम 1 हो जाए, तो क्या अगर हम इसको देखो सेटिस्फाई कराएं, जीरो वेक्टर इसके अंदर है, अगर हम 0 0 लेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू आएगा 0 नॉट इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने देखो x और y की जगह हमने 0 लिया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए ना। बट हम देख रहे हैं कि जब हम 0 0 लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0, बट ये हमारे पास 1 लिखा है, यानी कि जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 0 डज नॉट बिलोंग टू नॉट वेक्टर स्पेस। तीसरे पे आ जाओ, इधर क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे हम कर लेंगे तो 0 बिलोंग्स टू v, सही बात है। अगर हम 0 0 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 लेते हैं, मतलब कि हमारे पास ये हो गया x1 y1 और z1 बिलोंग्स टू v3 और x2 y2 z2 बिलोंग्स टू v3। हमें क्या करना है, सम करा के देखना है। तो x1 प्लस y1 माइनस z1, x2 प्लस y2 माइनस z2, तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, z1 z2 हो जाएगा। तो हमें चेक करना है क्या ये x प्लस वाई वाला जो है, यानी कि क्या x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 और माइनस z1 प्लस z2, ये अगर बिलोंग कर जाए हमारा किसके अंदर, v के अंदर। हमें यही तो चेक करना है कि भाई ये हमारा बिलोंग कर रहा हो। तुम बोलते क्या हो देखो, अच्छा क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो कि अगर हमारे पास x और y दो एलिमेंट हैं v के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो x प्लस वाई बिलोंग करना चाहिए v के अंदर। तो देखो अगर यहाँ से हमारे पास x1 y1 z1 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, v3 के अंदर, और यहाँ से ठीक है। तो हमने यही तो बोला कि अगर हमारे पास यहाँ पे u और v होता तो तुम ये करते थे, x और y होता तो x और y बिलोंग टू v, तो x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर इनका सम करोगे तो हमें इसी को तो चेक करना पड़ेगा भाई। अगर देखो इन दोनों करोगे तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ये सभी बिलोंग करने चाहिए इसके अंदर। तो हमने ये लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखो x1 y1 और z1 को एक साथ कर लोगे, यानी कि x1 प्लस y1 माइनस z1 एक साथ हो गया, और प्लस हो गया x2 प्लस y2 माइनस z2 एक साथ हो गया। तो ये अगेन 0 हो जाएगा, बिलोंग टू v3। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाला भी केस चेक कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, है ना। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये भी क्या है, यस, ये भी वेक्टर स्पेस बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स देखे और ये देखें। अब लास्ट में हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, जैसे कि तुम्हें ये पता चल जाए कि वेक्टर स्पेस कब बनता है और कब नहीं बनता है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखो यहाँ से नोट डाल के एक प्रॉपर्टी लिख लो। क्या लिखेंगे, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, यानी कि हर एक फील्ड जो होती है वेक्टर स्पेस बनाती है ओवर इट्स सब फील्ड। ठीक है।
तो हमने क्या देखा कि एवरी फील्ड जो होती है वेक्टर स्पेस होती है ओवर इट्स सब फील्ड। जैसे कि हमने मान लिया कि लेट के इज सब फील्ड ऑफ एफ। अगर हमने बोला कि के हमारी क्या है, सब फील्ड है किसकी, एफ की, देन एफ के, देन एफ के इज वेक्टर स्पेस। मतलब कि जब अगर हमारी जो के है वो सब फील्ड बन रही है तो भी वेक्टर स्पेस बनता है, और अगर हमारी जो यहाँ पे ये के है देखो, सब फील्ड की तुमने डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी तो पता होगा कि हर एक फील्ड क्या होती है, खुद की भी सब फील्ड होती है, मतलब सेल्फ के लिए भी वो एक फील्ड ही बनाती है। तो अगर हम एफ ओवर एफ देखेंगे इज आल्सो वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी एफ के जो होती है वो भी सब फील्ड, एफ के जो होगा वो भी वेक्टर स्पेस बनाएगा अगर यहाँ पे के हमारी सब फील्ड मिल जाए, या फिर अगर हमारी एफ एफ यानी कि अगर हमारे फील्ड ओवर फील्ड लेते तो भी वेक्टर स्पेस बना देगा। अब हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि हम एग्जांपल लेते तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल लिया, सी ओवर सी इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर स्पेस और यहाँ लिखेंगे यस और नो। ठीक है, तो ये यस ये बनाएगा। सेकंड सी ओवर आर, यहाँ पे जो आर है हमारी क्या है, आर है सब फील्ड है ना, आर इज सब फील्ड ऑफ सी, सब फील्ड ऑफ सी। इसी तरीके से अगर हम देखें अच्छा सी आर तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा, क्या हमारे पास आर सी बनेगा वेक्टर स्पेस। तो देखो आर ओवर सी, तो क्या ये हमारी देखो यहाँ पे जो अंदर लिखा है क्या वो इसकी सब फील्ड है, नहीं है। देखो सी आर के सब फील्ड नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। आर सी वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनता है, सी आर वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम ले सकते हैं आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बनेगा, यस, क्योंकि जो क्यू है वो आर की सब फील्ड है। क्या क्यू और आर वेक्टर स्पेस बनेगा, नो, कभी नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से समझा जाता है कि हमारे पास वेक्टर स्पेस कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। अब अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल, अब हम इसमें 6 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं आर एन क्रॉस एम, या फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी लेते हैं इससे पहले, है ना। यहाँ पे हम इसकी जगह लेते हैं जैसे कि सी एन ले लेते हैं पहले, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास फील्ड है सी एन ओवर सी, तो ये बनेगा कि नहीं, यस। अगर हम सी एन यहाँ पे सी एन और ओवर आर लें तो भी क्या बनेगा, बनना चाहिए भाई, यस हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जो हमारे पास आर वो क्या है, सी एन के साथ फील्ड है। अब अगर हम यहाँ से ये लेने की कोशिश करें, मान लो हमने ले लिया क्यू एन, ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्यू एन, देखो सी एन के अंदर तो सीधी सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स फील्ड होती है उसके अंदर जितनी भी आती है सभी सब फील्ड होती है, तो सी एन वाला तो बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखो हम लेते हैं, मान लो इसे लिया हमने आर एन ओवर आर, तो बनेगा यस, नो। अगर हम लेते हैं यहाँ से आर एन ओवर सी, तो ये बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, आर एन ओवर सी नहीं बनेगा। इधर आ जाओ, अब हम लेते हैं कि आर एन ओवर क्यू बनेगा, यस, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम आर एन ओवर क्यू ले लेंगे तो बनेगा, आर एन ओवर क्यू तो बनना चाहिए, है ना। आर एन ओवर क्यू बन जाएगा, आर एन ओवर सी जो होगा वो क्या होगा, नहीं, हाँ, आर एन ओवर सी नहीं बनता, आर एन ओवर क्यू बनता है, आर एन ओवर आर भी बन जाता है। अब हम चलते हैं 11 नंबर, यानी कि हम क्यू की बात करते हैं, तो हमने कहा क्यू एन ओवर क्यू, यस, क्यू ऑफ एन ओवर आर, नो।
और क्यू ऑफ एन ओवर सी नो। क्यों नहीं बनना है ये हमें पता है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्यू आर, जैसे क्यू तो हमारे पास देखो क्यू के सब फील्ड होती है, आर नहीं होती, सी नहीं होती, इस वजह से नहीं बनना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि और क्या पढ़ा जाए इसके बारे में। सब स्पेस अभी बचा हुआ है, सब स्पेस बाद में देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।